नमस्कार सभी को। आइए आज आपको मैं गणित शिक्षण की कुछ विधियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। गणित शिक्षण की कुछ विधियाँ, द मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की विधियाँ। आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वह गणित से संबंधित है। वैसे तो मेथड जो है, विधियां जो है हमारी, वह हर एक सब्जेक्ट में लागू है, चाहे वह आर्ट्स के हों चाहे साइंस के सब्जेक्ट हो। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि गणित शिक्षण की विधियां। सबसे मेन बात ये आती है कि ये विधियां क्यों जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य हम सीखते हैं तो पठन और जो पाठन की क्रिया है, शिक्षण और पठन की जो दोनों क्रिया हैं, उनमें विधियों का उपयोग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ विधियाँ जो हैं, कोई भी हमारा चैप्टर है, कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, उसको संक्षेप में करने का, उसको छोटे रूप में करने का शिक्षण विधियाँ एक महत्वपूर्ण साधन है। महत्वपूर्ण साधन होने के साथ साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि शिक्षण विधियाँ जो हैं उनमें जो शिक्षक है, जो कार्य करता है, वह शिक्षण देना उसका कार्य है, और विद्यार्थी जो है वह शिक्षा अर्जित करता है। तो शिक्षा अर्जन करना उस विद्यार्थी का काम है। तो आइए इन दोनों परिस्थितियों में अध्यापक शिक्षण देता है और शिक्षार्थी शिक्षा लेता है। अध्यापक शिक्षा देना और शिक्षार्थी शिक्षा अर्जित करना, शिक्षा लेना। तो यहां जो लेने और देने की जो प्रक्रिया है, शिक्षण और पठन की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर दो लोग शामिल हैं, अध्यापक और शिक्षार्थी। अब दोनों ही यहां चर रूप में है, दोनों ही यहां चर रूप में है। दोनों ही जो कार्य कर रहे हैं, इन स्थितियों में उनका जो कार्य है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, उनका चर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए यहां दोनों जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में चर्चा थोड़ी कर लें। इन दोनों प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षा देने वाली विधि और शिक्षा लेने वाली विधि। शिक्षा देने वाली विधि और शिक्षा लेने वाली विधि, इन दोनों विधियों में थोड़ा सा अंतर रहता है, क्योंकि यहाँ जो अध्यापक हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वह अनेक प्रकार की विधियां, जैसे लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि, भाषण विधि, अनेक प्रकार की जो विधियां हैं उन्हें वह समझाते हैं। और शिक्षार्थी जो हैं अलग विधियों द्वारा उसका संग्रहण करते हैं, यानी उनका काम बांटना है, उनका संग्रहण करना है। तो आइए, सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा शिक्षण में अध्यापक और जो विद्यार्थी हैं उनके किन किन बातों का दोनों को ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कि शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक के ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए, बातों का ध्यान देना चाहिए। अब यहां ध्यान देना कौन कौन सी चीजों का है। अध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहता है कि जो शिक्षण करवा रहे हैं, जो टीचिंग करवा रहे हैं, तो अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि अपना जो विषय संबंधी है उस पर उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, पहला महत्वपूर्ण कार्य है। और जब विषय पर पकड़ अच्छी होगी तो ये मान के चलिएगा कि उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसमें भी निखार आएगा, और बच्चे भी उनसे संतुष्ट होके पढ़ेंगे और काफी आगे प्रगति के पथ पर वो अग्रसर रहेंगे। तो यहाँ अध्यापक को कौन कौन सी बातों को ध्यान में देना पड़ता है। नंबर 1 होती है प्रेरणा, यानी कि बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे का मोटिवेशन। बच्चे का सबसे मेन बात ये होती है, कोई भी कार्य अगर अध्यापक कर रहे हैं तो उनमें बच्चे को समय समय पर प्रेरित करना, यह अध्यापक का मूल कर्तव्य होता है। दूसरा आता है इसमें समस्या प्रस्तुत करना, समस्या प्रस्तुत करना। अब यहां पे अध्यापक जो होते हैं वह कोई भी समस्या, कोई भी सवाल संबंधी जो बातें हैं उनको
वह बच्चे के समक्ष रखते हैं और उसके बाद समस्या को रखने के बाद अध्यापक क्या करते हैं, किसी प्रकार के उदाहरण, जैसे अनेक प्रकार के जो उदाहरण हैं वह उनको देना। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी चल रही है कि समकोण त्रिभुज में अध्यापक ने यह कह दिया कि आपको यहां पाइथागोरस के अनुसार ए, बी और सी, यहां ए और बी का मान है और ए और सी का मान है, लेकिन जो सी बी है इसका मान यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ज्ञात करना है। तो अब यहां पे अध्यापक अनेक प्रकार के उदाहरण दे सकता है। जैसे एक मान लो, जैसे बाज है, एक बाज वह पृथ्वी से 9 हाथ ऊपर बैठा है, पृथ्वी से 9 हाथ ऊपर किसी डाल पर बैठा है। तो पृथ्वी से 9 हाथ ऊपर वह किसी डाल पर बैठा है और वह एक सांप को देख पा रहा है, वह एक सांप को देख पा रहा है, उस पर झपटा मारने की कोशिश कर रहा है। तो वह सांप जो है उसे तिरछी दृष्टि में उसको देख रहा है। तो जहां वह सांप बैठा है वह ए से 4 हाथ की दूरी पर है, 4 हाथ की दूरी पर है। तो बताइएगा कि वह सांप से कितनी दूर है, वह बाज सांप से कितनी दूर है, यह बिल सांप का जो है वह बाज से कितनी दूर है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है, अनेक प्रकार के जो उदाहरण प्रस्तुत करना, यह भी अध्यापक का एक विशेष गुण होता है। अध्यापक को इस ओर भी विशेष ध्यान देना होता है। और नंबर 4 आता है कि जो चैप्टर बच्चे को करवा दिया है, क्या वह बच्चा उसको सीख पा रहा है, क्या वह बच्चा उसको सीख चुका है, बच्चे को कितनी समझ आई। तो इसका वह समय समय पर बच्चे का परीक्षण करे, बच्चे का मूल्यांकन करे। और बच्चे का मूल्यांकन हम लोग किस द्वारा करते हैं, अध्यापक बच्चों को टेस्ट द्वारा, प्रयोग, बच्चे का समय समय पर टेस्ट लेना, बच्चे का समय समय पर टेस्ट लेना, अनेक प्रकार की जो परख है उनके द्वारा भी हम बच्चे को मतलब उन्नति की ओर ला सकते हैं। छठा आता है इसमें, 5वां आता है इसमें कि छात्रों की जो क्रिया है, छात्र को जो क्रिया होती है, छात्रों द्वारा जो किया गया कार्य है उनको दिशा देना। अब छात्र जो काम करते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा, किसी भी स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते वक्त आप उसको जो चैप्टर दे रहे हो, जो कार्य दे रहे हो, वह कार्य जो स्टूडेंट्स है अपनी स्वेच्छा से अगर करे तो वह 1 साल में भी उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उसको मोटिवेट करना, उसकी क्रियाओं की ओर ध्यान देना, समय समय पर टेस्ट द्वारा, उसकी परख द्वारा उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए कार्य करना, अर्थात छात्रों की जो एक दिशा है उसको कायम करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है 10वीं पास कर गया, बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है और टीचर उसे साइंस में लेके जाना चाहते हैं, तो बच्चे की जो क्रिया है, बच्चे की जो रुचि है, बच्चे का जो माइंड है, उसके मुताबिक भी कार्य करना। और छठा इसमें आता है कि छात्रों की सहायता से पाठ्य सामग्री का संगठन, पाठ्य सामग्री का संगठन करना। अब कई बार क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो पाठ्य सामग्री है वह विद्यालय उसको उपलब्ध नहीं करवा सकता, तो टीचर्स को ये चाहिए कि एक सामूहिक रूप से, मान लीजिए सपोज कीजिए आज ये कंडीशन है कि हम लोगों को ये कहा जाए कि आज हमारे भारत के जितने भी देवता हैं आप सबको 1-1 रुपया चढ़ाओगे, आज 1-1 रुपया सबको चढ़ाना है। तो आप लोग क्या करोगे, प्रत्येक देवता को कितना मिलेगा, 1 ही तो रुपया मिलेगा, लेकिन आपके कितने गए, कहते ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, अब 33 करोड़ गए, तब क्या रहा, बड़ी समस्या होगी। और यही अगर मान लो सभी देवताओं को कह दे कि एक बच्चे को आप सब ने मिलकर 1-1 रुपया देना है, तो वह बच्चा हाथों हाथ करोड़पति हो गया, 33 करोड़ उसके पास रुपए अर्जित हो चुके हैं। तो यहाँ भी यही है, जैसे क्लास में स्टूडेंट 40 हैं, तो 40 स्टूडेंट मिलके अगर कोई मान लो 1000 रुपये की चीज़ परचेज करे तो लगभग 25-25 रुपये सबको हिस्से में आते हैं और वह 1000 की चीज़ परचेज हो जाती है। इसी प्रकार से छात्रों की सहायता से टीचर को चाहिए कि जो पाठ्य सामग्री है उसका भी संगठन करें और इसके बाद निष्कर्ष उसका निकाले। निष्कर्ष निकालना भी अध्यापक का कर्तव्य है। और 7वां आता है इसमें
कि यहाँ अंतिम जो है बच्चे का वह मूल्यांकन करे, बच्चे का वह मूल्यांकन करे। तो ये थे हमारे अध्यापक के कर्तव्य। अध्यापक को किस ओर ध्यान देना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए, कि जैसा कि विदित है अध्यापक का काम है ज्ञान देना और बच्चे का काम है ज्ञान लेना। तो यहाँ लेने देने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। अध्यापक के जो कर्तव्य हैं, अध्यापक के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में, कि अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आगे इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे।